भरत सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को ईडी का समन। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा, कहा बीजेपी कर रही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में वादाखिलाफी का आरोप। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस ने गौरव चौधरी को दी नई जिम्मेदारी। गौरव को बनाया गया कांग्रेस ओबीसी विंग का प्रदेश अध्यक्ष। मथुरा दत्त जोशी ने की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। शनिवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। केवल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। अब नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अब टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से 7 और नैनीताल लोकसभा सीट से 10 और गढ़वाल से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एग्जिट पोल, अन्य चुनावी गाइडलाइन को लेकर भी जानकारी दी है। होने की प्रक्रिया में नाम वापसी का दिवस तय था और पूरे हमारे जो राज्य में 5 लोकसभा सीट है उसमें केवल एक नाम वापसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है वहां पर श्री अर्जुन कुमार देव जी, इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, निर्दलीय थी। और इसके पश्चात अभी 5 लोकसभा सीट्स में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं। चमोली के थराली बाजार मुख्यालय के बीच थराली देवाल मोटर मार्ग पर पिंडर घाटी और सोलपट्टी को जोड़ने वाला जर्जर मोटर पुल पर वर्षों से वाहनों के आवागमन के लिए हर समय खतरा बना रहता है। पहले भी लोग पुल की सही और सुरक्षित मरम्मत के लिए जाने के लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर थराली पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही के विरोध में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अचानक बड़ी गर्मी से प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिली है। दिन की शुरुआत तेज हवाओं व बौछारों के साथ हुई। शनिवार सुबह करीब 6 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और मौसम में बादल छा गए। तेज गर्जना के साथ देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सुबह हुई बारिश से जहां एक और दून वासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बढ़े रहे प्रदूषण से भी अब लोगों को राहत मिली, क्योंकि बढ़ रहे प्रदूषण में कमी आएगी। तेज हवाओं में कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने की भी सूचना वहीं सामने आई थी। बढ़ती गर्मी से लोगों को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है। अब बता दें कि अचानक हुई बारिश से लोगों में राहत देखने को मिली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की वजह से लोगों में ये राहत है। और अब बता दें कि अचानक बदलाव, मौसम में ये बदलाव हुआ है और जिसकी वजह से लोगों में खासा राहत देखने को मिल रहा है। देहरादून के ऐतिहासिक दरबार साहिब झंडेजी का आरोहण हुआ है। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में 86 फीट ऊंचे और 3 फीट मोटे झंडेजी के आरोहण के साथ झंडा मेला शुरू हुआ। पंजाब के होशियारपुर के हरभजन सिंह का परिवार झंडेजी पर दर्शन के लाभ चढ़ाया। मेले के आयोजन को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और
पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। इस बात को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्रकरणों में ये साबित हो चुका है कि बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे तब तक वो पाक साफ और दूध से धुले थे, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए तो बीजेपी को उनमें 10 छेद नजर आने लगे। सुनिए उनका पूरा बयान। एक नहीं कई प्रकरणों में अब ये साबित हो चुका है पूरी तरह से कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और ये जो समन चुनाव के वक्त भेजे जा रहे हैं ये दुर्भावना से ग्रसित है। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। जब तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थे, वहां के मंत्री थे, तब तक वो बिल्कुल पाक साफ थे, दूध के धुले हुए थे। जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में आए तो उनके ऊपर 10 छेद और कीड़े नजर आने लगे भारतीय जनता पार्टी को और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावनाओं से कार्रवाई करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है उस पर जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, तो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ बीजेपी छह रही है तो वहीं कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में जो जनता से वादे किए हैं वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रविंद्र जोशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से किए गए वादे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ ही बीजेपी के जो जनता से किए गए वादे थे वो सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को गारंटी पूछने का कोई अधिकार नहीं है। जो इनके जुमले थे, जो गारंटी थी, आज ये पूरे समाचार पत्रों के माध्यम से, पूरे चैनलों के माध्यम से मोदी की गारंटी का एक ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी की गारंटी हम पूछना चाहते हैं। आपने कहा था 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, कहाँ है वो गारंटी? कहाँ किसके खाते में आए? आपने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, कहाँ आया काला धन? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उसकी गारंटी आपने ली थी, वो गारंटी कहाँ है? आगामी लोकसभा चुनाव के बीच देवभूमि उत्तराखंड के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओबीसी विभाग के लिए गौरव चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गौरव चौधरी नौजवान साथी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गौरव चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं तो उनकी अध्यक्षता में हमारा ओबीसी विभाग मजबूत होगा और विशेष रूप से हरिद्वार जनपद में रह रहे ओबीसी और गुर्जर निवासियों का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कमेटी द्वारा श्री गौरव चौधरी जी जो झबरेड़ा के चेयरमैन हैं हरिद्वार जनपद में, उनको ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाया है। नौजवान साथी हैं और जो हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट है या ओबीसी का इलाका है हरिद्वार में, अधिसंख्य है ओबीसी और गुर्जर जाति से वो आते हैं। उनके बनने से निश्चित रूप से ओबीसी विभाग हमारा मजबूत होगा और जो हमारे यहाँ उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में, विशेषकर हरिद्वार जनपद में, उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी गोपाल रावत ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे गुरदीप सिंह ने भी पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा और पूर्व अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा ने अपने संयुक्त बयानों में कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो स्वतंत्र है। आप बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कई नेता पार्टी छोड़कर
दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी पर हरेंद्र बोरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को बता दो कि बड़ा झटका लगा है, उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है। हरेंद्र बोरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बागी नेताओं को जमकर घेरा है और उन पर कड़ी निंदा की है। भाजपा हमेशा से दबाव की पॉलिटिक्स। लोग स्वतंत्र हैं, पार्टी में जाते आते हैं, हाई कमान का किसी को रोक तो है नहीं। कोई भाजपा का ज्वाइन करता है, कोई भाजपा से कांग्रेस में भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि हमारे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। लोगों पर दबाव इतना है कि इनकी सीबीआई और कितनी संस्थाएं हैं जो लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम काला धन लूट रहे हो, ये करोगे वो करो। इस दबाव में लोग आके सरकार अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करवाते हैं जबरदस्ती। जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। अब हमारे लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और थोड़ा कम टाइम मिला है, मगर इसी टाइम में हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हर बूथ में जाके हर जनता से हम संवाद करें और कांग्रेस को अपने लाखों से बुलंद दिलाने का हम काम करें। इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे और बाकी जनता जनार्दन महान है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आज़ाद कराया और ये गांधी जी की पार्टी है हमारे। मेरा तो ये कहना है कि जिस देश को इंदिरा गांधी जी जैसी आयरन लेडी ने जो है कुशल नेतृत्व किया, जब पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, तो मनमोहन सिंह जैसे हमारे जो है पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भारतवर्ष में कभी वित्तीय संकट नहीं आने दिया। तो देखिए, आज पार्टी छोड़ के वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर दबाव है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर हमारे भी ईडी का छापा न पड़ जाए। हल्द्वानी में राजनीतिक दल के बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता की ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी किया है। साथ ही 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी एपी वाजपेयी ने इस मौके पर कहा कि पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की टीम ने जांच करते हुए नोटिस जारी किया है, जिस पर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग महिला से 2 बदमाश स्नैचिंग कर फरार हो गए थे। बुजुर्ग के दामाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की गई चेन भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। बता दें कि दोनों बदमाश नशे के आदी हैं और बदमाशों ने नशे की लत को पूरा करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। हल्द्वानी के शिक्षा नगर लामा चौड़ में शराब की दुकान खोले जाने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं लोग। लोगों ने कहा कि उनका क्षेत्र शिक्षा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां कई शिक्षण संस्थान हैं। ऐसे में वहां जानकारी ग्रामीणों को मिली है कि आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान प्रस्तावित की गई है, जिसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अनापत्ति भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभाग ने मौका मुआयना नहीं किया और न ही कोई एक्शन लिया। ऐसे में अब वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
देखिए, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है इसके तहत कुछ प्रोविजंस हैं और एक दुकान आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है और क्योंकि ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित इनके द्वारा किया गया है, आबकारी विभाग को इसमें जांच हेतु बताया गया है। साथ ही इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उसकी भी जांच की जा रही है। हमारे लामाचौड़ क्षेत्र में जो शिक्षा नगर के नाम से लामाचौड़ को जाना जाता है, वहाँ पहले से ही अवैध कारोबार शराब का हो रहा है और आज की डेट में एक अंग्रेजी शराब की भट्टी हमारे लामाचौड़ शिक्षा नगर में स्वीकृत की गई है, जो प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है और उसमें क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि का उसमें एनओसी भी जारी की गई है, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो हम उस क्षेत्र में किसी भी हद तक जाकर, चाहे हमें आत्मदाह तक जाना पड़े, हम उस क्षेत्र में शराब की भट्टी नहीं खुलने देंगे। शराब का हम खुला विरोध करते हैं। गोली जा रही है किसी दिगर व्यक्ति के द्वारा, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं समस्त जनप्रतिनिधि और जन समर्थन के साथ, और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। इससे पूर्व भी कई दुकानें ऐसी है जहाँ पे स्नैक बिकती है, चरस बिकती है, तमाम चीजें वहाँ पे बिकती है। उसके बाद भी आप लोग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आज क्या ऐसी नौबत आई कि आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम बराबर पूर्व में भी और अभी भी नशा मुक्त अभियान बराबर चलाते रहते हैं समय समय पे, जिसमें हम समस्त प्रशासन से भी एक आग्रह करते हैं कि समय समय पर उस चीज का अनुपालन किया जाए, जिससे कि यह कारोबार और ये अवैध शराब की दुकान का रोक लग सके। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला नैनीताल द्वारा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी विनम्र निवेदन है, दुकान के आसपास घनी आबादी है, स्कूल से बच्चों को खत्म होने की आशंका बनी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके चलते दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवारवाद के नाम पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपनी पत्नी को फिर बेटे को चुनावी मैदान में उतारे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दुष्यंत गौतम पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आ रहा है। बुद्धि में बड़ा तरस आ रहा है। एक राज्य का प्रभारी अगर इतनी घटिया बात करेगा, जो उन्होंने उनके यहाँ परिवारवाद में अगर नाम गिनाए हम, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? गणेश जोशी अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे। राजा केहरी ने की पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे 3 बार से। राजा चुनाव स्वयं हार गया, उसके बाद उसकी पत्नी को चुनाव। ये परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा उनको? डीसी खंडूरी के परिवार से कितने लोग उन्होंने राजनीति में उतारे हैं, वो परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? प्रकाश पंत की पत्नी चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद में नहीं है? हरबंस कपूर की पत्नी को चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद नहीं है? भाजपा के लोगों को पता ही नहीं। मैंने कहा ना, भाजपा को भाजपा की भाषा में जवाब दिया जाए। कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास। उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर और उनकी गारंटी पर, जो जनता को मालूम है कि जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो एक पक्की गारंटी है, उसकी भी गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अनेकों ने गारंटी लेकर जा रही है। जनता प्रश्न पूछ रही है उनसे, भाई ये गारंटियां आप दे रहे हो, क्या आपने हिमाचल में पूरी की हैं? क्या वो गारंटियां कर्नाटक में की हैं? क्या तेलंगाना में की हैं? जो पूर्व में आपने सरकारें बनाई थी उसके अंदर जो गारंटियां आपने दी थी, मुझे मध्य प्रदेश का ध्यान आता है। राहुल गांधी जी कहते थे उस समय, हम तो बाद में हमारी सरकार बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक दिन भी नहीं गिनेंगे पूरे होंगे, लेकिन किसानों का सारा ऋण माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक भी जितनी भी गारंटी इन्होंने दी हैं और जो 3 राज्य मैंने गिनवाए हैं, उसमें भी साफ साफ दिखाई होता है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। जिन्होंने कहा अनेकों बार गरीबी हटाएंगे, अगर गरीबी हटा दी होते तो आज 15 करोड़ घरों में हमें नल में जल नहीं देना पड़ता।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस ने केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकाली है। इस महारैली को लेकर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में वह दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं और रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि देश भर में यह चर्चा हो रही है कि मोदी जी 370 वोटों का आंकड़ा पार करेंगे या 380 वोटों का, तो ऐसे पार्टी किससे डरी हुई होगी और यह आप पार्टी का दुष्प्रचार है। देखिए 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, जिस पार्टी के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रहा है, इस देश के इंटेलेक्चुअल से चर्चा कर रहे हैं, किसान चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी चर्चा कर रहे हैं और इस देश की संपूर्ण जनता चर्चा कर रही है कि मोदी जी 370 पार करेंगे या 380 पार करेंगे। और चर्चा आज इस बात की समाज के अंदर है कि उत्तराखंड में 60% वोट भाजपा को पड़ेगा या 65 पड़ेगा। आज चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 50% से ऊपर देश में वोट लाएगा या उससे कम लाएगा। तो ऐसी पार्टी कहां डरी होगी और किससे डरी होगी? लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। आयोग ने कुल मतदाताओं की संख्या की पूर्ण रूप से समीक्षा कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव के लिए कुल 83,37,914 मतदाता पाए गए हैं। कुल मतदाता संख्या है 83,37,914। उसमें पुरुष मतदाता हैं 43,17,000 और महिला मतदाता है 40,20,038। इसमें थर्ड जेंडर के मतदाता 297 हैं, 297। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का ऋषिकेश में रेलवे रोड पर मुख्य चुनावी कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी भी पहुंचे हैं। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देता हूं आज कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर, चुनाव कार्यालय के, और मैं जो उम्मीदवार हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे संयोजक हैं चुनाव के आए गए हैं हाईकमान द्वारा, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। हम लोगों का सीधा मुद्दा है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि चुनाव जनता की सेवा के लिए होना है, विकास के लिए होना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।